मैं पिछले 3 महीने से मैकडॉनल्ड्स में अपनी सहेली रेचल के साथ नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ। हमें मकान का किराया भरने के लिए और स्कूल के काम के लिए पैसों की जरूरत थी। इतने कम समय में ही मैं बदकिस्मती से बहुत से अजीब लोगों का सामना कर चुकी थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं रह सकती थी। हमेशा की तरह उस रात भी ज्यादा काम नहीं था। रात के करीब 9:30 बज चुके थे और हमारे पास मुश्किल से ही कोई कस्टमर आया था। रेचल और मैं स्टोर जल्दी बंद करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उसने डेट पर जाना था और मैं घर जाकर थोड़ा जल्दी सोना चाहती थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक रहस्यमय दिखने वाला आदमी अंदर आया। उसने लंबी टोपी और चश्मा पहना हुआ था। मेरा मतलब है, रात को धूप वाला चश्मा कौन पहनता है? और उसने अजीब सा पुराना कोट भी पहना हुआ था। उसे देखकर काफी अजीब लग रहा था और उसका स्टाइल भी अजीब ही था। उसने धीरे धीरे चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और फिर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। रेचल को इमरजेंसी में वॉशरूम जाना पड़ा। इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर लेने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने एक लंबी सांस ली। ऑर्डर करने के लिए मेन्यू हाथ में उठाया और चेहरे पर नकली मुस्कान ले आई। जब मैं तैयार थी तो मैं उसके टेबल पर गई। वो फोन पर था। गुड इवनिंग सर, मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ प्लीज? मैंने कहा। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कि उसने मुझे सुना ही नहीं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो बोला, मैं 2 बड़े बर्गर्स लूंगा, उसके साथ एक्स्ट्रा फ्राइज और एक डाइट कोक। उसकी आवाज भारी थी और मुझे यकीन था कि उसकी भाषा में दक्षिण क्षेत्र का लहजा था। जब मैं ऑर्डर ले रही थी तो मुझे उसकी नजरों का एहसास हो रहा था। उसने अपने चश्मे उतार दिए थे। आदमियों का यूं घूरना आम बात है और फिर शायद बाद में आपका नंबर मांगना भी, लेकिन जब मैंने अपना सर उठाकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे चेहरे या कहीं और नहीं घूर रहा था, वो तो मेरे हाथों को घूर रहा था। उसकी आंखों में खौफनाक भाव था और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। वो मंत्रमुग्ध लग रहा था। मैं जानती थी कि मेरे हाथों में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, यहाँ तक कि मैंने तो नेल पॉलिश भी नहीं लगाई हुई थी। मैंने अपना गला साफ करते हुए पूछा, क्या इतना काफी रहेगा सर? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, उसने फौरन जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? उसने पूछा। मैं उसे कभी खुद को ना छूने दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि वो कोई हाथों की मॉडलिंग का एजेंट हो। ऊपर से मैं ये भी उम्मीद कर रही थी कि चीजें अजीब ना हो ताकि मुझे अच्छी टिप मिल सके। ठीक है, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपने हाथों से लेदर के ग्लव्स उतारे और मेरे हाथों की तरफ बढ़ा और उन्हें प्यार से छूने लगा। उसके हाथ खुरदरे और सख्त थे, जैसे कि वो पूरा दिन खेत में काम कर आया हो। जैसे ही चीजें अजीब होने लगी और वो मेरे हाथों के मजे लेने लगा, मैंने अपना हाथ उससे दूर कर लिया और हंसते हुए कहा, ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ और आपका ऑर्डर तैयार कर लाती हूँ। मैं फौरन वहां से निकल गई। वो बहुत ही दिल दहला देने वाला अनुभव था। शायद वो पहला इशारा था कि इससे दूर रहना चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही मैं ऑर्डर लेकर वापस आई तब तक रेचल भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। मैंने उससे ऑर्डर को टेबल तक ले जाने की मदद मांगी और उसके अलावा उसे और कुछ नहीं बताया। वो आराम से टेबल तक गई और ऑर्डर रख दिया। उन्होंने आपस में थोड़ी बात की और फिर वो वापस आ गई। क्या कहा उसने? मैंने घबरा कर पूछा। ओह, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि वो बस मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि हम कितने बजे यहाँ से निकलेंगे और उससे मुझे घटिया वाइब्स आ रही थी। वो बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है। रेचल ने जवाब दिया और फिर किचन में चली गई। मैंने उसकी बातों पर थोड़ा विचार किया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरी गलती है। कुछ मिनट बाद वो उठा और चला गया। उसने अपने खाने को छुआ भी नहीं था, लेकिन उसने पूरे पैसे दिए थे और यहाँ तक कि हमारे लिए टिप भी छोड़ी थी। रेचल और मैंने फैसला किया कि अब हमें भी चलना चाहिए। रात के करीब 10:15 बज चुके थे। हमने सामान बांधा और लाइट्स बंद कर दी। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था, लेकिन हमारा घर बस 3 ब्लॉक की दूरी पर था। जब तक उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने नहीं आया, मैंने उसके साथ इंतजार किया। हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर वो लोग वहां से चले गए। वो लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, इसलिए मैंने उनसे लिफ्ट देने की बात भी नहीं की। मैंने घर की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मुझे रास्ता अकेले ही काटना था। सड़क पर लगी हुई झिलमिलाती लाइट्स के अलावा वहां और कोई नहीं था। मैं अक्सर रेचल के साथ ही घर जाती थी, लेकिन इस तरह की रातों में मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता था। कुछ पल के बाद मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अपने कंधे की तरफ से सर घुमाकर देखा। वो आदमी अंधेरे में खोया हुआ सा लग रहा था और मुझसे बहुत दूर था। मैं चलती रही। कुछ ही सेकंड्स के बाद मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी ने अपनी गति बढ़ा दी है। वो मेरे करीब आ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहले मुझे लगा कि वो जरूर कोई लुटेरा होगा। कांपते हुए हाथों से मैंने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और उसे अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। मैं कभी भी इसके बिना घर से नहीं निकलती। मैं महसूस कर सकती थी कि वो मेरे पीछे ही था। मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर निकलने वाला था, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए मैं पीछे घूमी ताकि मैं उस पर स्प्रे कर सकूं, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैं हैरान हो गई। मुझे लगने लगा जैसे मेरे दिमाग मेरे साथ पहेलियां कर रहा है।
मैंने चैन की सांस ली और पेपर स्प्रे बैग में रखते हुए वापस मुड़ी। जैसे ही मैं मुड़ी तो एक आदमी ने कूद कर मुझ पर झपट्टा मार दिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। ये वही आदमी था जो स्टोर पर आया था। उसने अपने एक हाथ से मेरे बाएं हाथ दबा दिया और फिर अपने कोट की जेब से एक चाकू निकाला। मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा हाथ काटना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होता, मैंने पेपर स्प्रे अपने हाथ में ले लिया। मैंने सीधे उसकी आंखों में स्प्रे मारा। वो जोर जोर से अपनी आंखें रगड़ने लगा। इतने में मैंने अपने घुटने से उसके शरीर पर वार कर दिया। वो दर्द के मारे मुझसे दूर हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई और चिल्लाते हुए वहां से भागी। मैंने अपने घर के दरवाजा बंद कर लिया और फौरन 911 पर फोन कर दिया। इस पूरे वाकया ने मुझे हिलाकर रख दिया। पुलिस को इस आदमी को ढूंढने में 2 हफ्ते लग गए। उन्होंने उसे उसके घर में भी ढूंढा जहां वो अकेला रहता था, लेकिन वो वहां नहीं मिला। जबरदस्ती अंदर घुसने पर पुलिस को उसके घर के बेसमेंट में खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ा। उसके बेसमेंट की दीवार पर कई लोगों के आधे कटे हुए हाथ लटक रहे थे। उस आदमी को मौत की सजा हुई। पुलिस अब तक उन हाथों के मालिकों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर वो अब तक जिंदा है तो मैं बस खुश हूं कि मेरे हाथ किसी के घर पर ट्रॉफी की तरह नहीं लटके हुए। जब मैंने मैकडॉनल्ड्स में मैनेजर की नौकरी शुरू की तो वहां के मालिक ने मुझे उस जगह को चलाने के लिए कुछ नियमों के बारे में बताया। देखो नेथन, चाहे जो कुछ भी क्यों ना कहे, तुम उसे कभी भी रोनाल्ड मैकडॉनल्ड मत बनने देना। माफ करना क्या? मैं जानता हूं कि सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो। जो मैकडॉनल्ड्स में सफाई का काम करता था और चाहे वो देखने में जैसा भी क्यों ना हो, वो काफी प्यारा था। मैंने हमेशा से इस बात पर विश्वास किया है कि हमें किसी के रंग रूप को देखकर उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन जोई के साथ क्या दिक्कत है? कोई भी इस बारे में नहीं बता सकता। उसे बस रोनाल्ड मैकडॉनल्ड से हद से ज्यादा प्यार है। कई महीनों से वो मुझे रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की तरह कपड़े पहनकर लोगों का मन बहलाने की जिद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। हाँ शायद। अब तुम काम पर वापस जा सकते हो। मैं उससे इस बारे में और ज्यादा नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि वो मेरा पहला दिन था और मुझे इस नौकरी की जरूरत थी। इसलिए उसने जो कुछ भी कहा, मैंने उस आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। अगले ही दिन जब मैं काम के लिए पहुंचा तो जोई के साथ मेरा आमना सामना हुआ। हाथ में झाड़ू पकड़े, एक बड़ी मुस्कान के साथ वो दरवाजे पर खड़ा था जब उसने कहा कि तुम किस वक्त फ्री हो जाओगे? मुझे तुमसे काम के बारे में कुछ बात करनी है। देखो जोई, आज मेरा पहला दिन है और मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। शायद जब हम दोनों ही काम से फ्री हो जाएं, तब मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। हाँ बिल्कुल, मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। दिन की शुरुआत अच्छी हुई और कस्टमर्स आते रहे, लेकिन जैसे ही 7 बजे तो मैंने एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं भागते हुए बाहर आया और मैंने बच्चे को रोते हुए देखा। उसकी माँ हमारे यहाँ काम करने वाली एक वेट्रेस पर चिल्ला रही थी। मैं इस गलती के लिए तुम लोगों पर केस कर दूंगी। तुम लोग इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? एक बच्चे के खाने में कील छोड़ दी। एक्सक्यूज मी मैम, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ है। उस औरत ने मुझे एक लंबी नुकीली कील दिखाई और कहा कि ये उसे अपने बच्चे के बर्गर से मिली है। हमने उससे माफी मांगते हुए उन्हें फ्री का खाना दिया और इतने फ्री कूपन्स दिए कि वो 1 महीने तक मैकडॉनल्ड्स में खा सकती थी। जगह का मालिक शहर से बाहर गया हुआ था और मैं इस खबर को फैलाने से रोकने के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहता था, इसलिए फौरन मीटिंग बुलाई गई। मैंने बावर्ची से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि वो आखिर बर्गर तक पहुंची कैसे। हमें इस खबर को फैलाने से रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये खबर मालिक तक चली गई तो हम सबको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों ना मैं रोनाल्ड की तरह बनकर आऊं और कस्टमर्स को एंटरटेन करूं। मेरे पास इतने सारे आइडियाज हैं जिसकी वजह से वो बार बार यहाँ आना चाहेंगे। प्लीज नेथन। सभी लोग मुझे देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन इस परिस्थिति को देखकर मैंने फैसला लिया, कुछ ना करने से थोड़ा बहुत करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है जोए, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। कुछ भी करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लेकर आओ। तुम बिल्कुल नहीं पछताओगे। जोई खुशी खुशी चला गया और हम सब अपने अपने काम में लग गए। हालांकि उस रात मैं बहुत ही मुश्किल से सो पाया। मैं बहुत डरा हुआ था कि जैसे ही मालिक को आज की घटना के बारे में पता चलेगा, वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगा। अगले दिन जब मैं काम पर पहुंचा, मुझे जोई कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं आसपास सबसे उसके बारे में पूछने लगा और तभी स्टोर का दरवाजा खुला और जोई चलकर अंदर आया। उसने रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स की तरह कपड़े पहने हुए थे और मैं मजाक नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कॉस्ट्यूम तो ठीक है, लेकिन जो मेकअप किया हुआ था वो कुछ ज्यादा ही था। चेहरे पर मेकअप केक जैसा लग रहा था और सब कुछ फैला हुआ था, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे देखकर मुझे रोनाल्ड से डर लगने लगा था, लेकिन जब वो बच्चों और गुब्बारे और खिलौने देगा तो कोई उसकी शक्ल पर नहीं जाएगा।
कस्टमर्स ने आना शुरू कर दिया और जोई उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मैंने जोई और एक 9 साल के बच्चे के बीच हो रही बातें सुनी। मुझे छुपन छुपाई खेलना नहीं पसंद। तो फिर हम एक नई गेम खेल लेते हैं, इसका नाम है टिकल फाइट। ये कैसी गेम है? मजेदार। तुम मेरा पेट पर गुदगुदी करना और मैं तुम्हारे पैरों पर क्या कहती हो? मुझे ये नहीं खेलनी। वो बच्ची अपने टेबल पर वापस चली गई और मैंने फौरन जोई को अपने कमरे में बुलाया। सेंड्रा ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जब मैंने जोई से ये बात पूछी तो वो ऐसे बात करने लगा जैसे जो भी उसने उस 9 साल की छोटी बच्ची से कहा वो कोई बड़ी बात नहीं थी। जोई, तुम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही उन्हें तुम्हें हाथ लगाने के लिए कह सकते हो, ऐसे हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह, मैं तो बस उस बच्ची को मुस्कुराना चाहता था, तो शुरू से ही बहुत गुस्से में थी। कोई टिकल फाइट्स नहीं, ठीक है? शायद तुम्हें उन्हें बिना छुए हंसाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है, मैं अपना अगला प्लान शुरू करता हूँ। जोई मुंह लटका के चला गया और मालिक की बात पर विचार करने लगा। क्या मैंने जोई को हाँ कहकर कोई गलती कर दी थी? मैंने अपने ऑफिस में अभी 10 मिनट के लिए ही आराम किया होगा कि मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। क्या तुम पागल हो? तुमने हमें इतना ज्यादा डरा दिया, ये कोई मजाक नहीं है। मैं फिर से बाहर भागा और मैंने जोई को एक कस्टमर की गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए देखा। वो कपल अपना खाना लेकर निकल ही रहे थे। जब वो अपनी गाड़ी में आकर बैठे तो जोई उन्हें डराते हुए उन पर कूदा। बड़ा पप्पा, आई एम लविंग इट। मैंने कस्टमर से जोई की बदतमीजी की माफी मांगी और उनके पैसे वापस करके उन्हें मुफ्त का खाना दे दिया। जैसे ही कस्टमर्स वहां से निकले तो मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें पता है क्या, सभी ने मुझे तुम्हारे लिए चेतावनी दी थी कि तुम कितने बड़े पागल हो, लेकिन मैं तुम्हें मौके पर मौका देता गया। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। जोई, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। जोई ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। उसका मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा हो और उसकी बाएं आंख फड़कने लगी। उसकी आंख से आंसू गिरा, लेकिन वो एक बार भी नहीं रोया। अपने सर से लाल रंग का वेग उतार कर उसने कहा, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा नेथन। मैं बहुत ही बुरे मूड से घर चला गया। मुझे याद भी नहीं कि मुझे कब सोफे पर नींद आ गई, लेकिन अचानक से आवाज सुनकर मैं उठा। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे कमरे से आ रही थी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर देखा। मेरे कमरे की खिड़की खुली रह जाने की वजह से जोई वहां से अंदर आ गया और वो लाल रंग के क्रेयॉन से मेरी दीवार पर हर जगह एक ही चीज लिख रहा था। जोई, ये तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसका सारा मेकअप फैल गया था और जो उसे और भी डरावना बना रहा था। I am loving it. I am loving it. I am loving it. जब तक पुलिस आकर उसे ले नहीं गई तब तक वो मेरी दीवार खराब करता रहा। मुझे बाद में पता चला कि उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस बच्चे के बर्गर में जो कील हमें मिली थी वो जोई का ही काम था। मैकडॉनल्ड्स में आपके साथ सबसे अजीब घटना क्या घटी है? मुझे यकीन है कि सब कहेंगे कि उनके खाने में उन्हें मक्खी मिली या फिर उन्होंने किसी की लड़ाई देखी, लेकिन जो मैंने अनुभव किया वो बहुत खराब था। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं मैकडॉनल्ड्स का पार्किंग लॉट साफ कर रहा था। ये एक आम दिन था और हमेशा की तरह और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मैं कब घर जाऊंगा। जब मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था तो मैंने किसी के पैरों की आवाज अपनी तरफ आती हुई सुनी। ये किसी कस्टमर या फिर किसी दोस्त के खाना लेकर जाने की आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और चोरी चोरी धीमे कदमों से मेरी तरफ आ रहा है। वो आवाज मुझे अपने पीछे से आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो आवाज भी बंद हो गई। अंधेरे में मैं किसी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। क्या वो मुझे लूटना चाहता है? कौन है वहां? मैंने हिम्मत जुटाई, सफाई का सामान उठाया और सामने वाले दरवाजे की तरफ भागने का फैसला किया। अचानक मेरे रास्ते में किसी की परछाई पड़ी और मैं उसे देखकर रुक गया। वो एक औरत थी जिसे मैं जानता था। उसका नाम सैंड्रा था। वो एक जानी मानी लड़की थी, लेकिन सभी गलत कारणों की वजह से। कभी कभी वो एक बहुत ही अच्छी लड़की की तरह बर्ताव करती, ये जानते हुए भी कि वो सड़कों पर काम करती है। वो सबके साथ अच्छे से बात करती थी और कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही अजीब बर्ताव करती थी। वो हमारा अपमान करती और हमसे बहुत ही गलत तरीके से बात करती थी। कुछ पुराने कर्मचारी तो ये भी बताते हैं कि एक बार उसने किसी को मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन ये सब एक अफवाह है। उस दिन तो वो एक अजीब से भी कुछ अलग ही लग रही थी।
उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे और जबकि वो मुझे काफी समय से जानती थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने उसे मना कर दिया। और तब जाकर ये सारा बवाल शुरू हुआ। गुस्से में उसने एक चाकू निकाला और उसे मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे मना करने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं? नहीं सैंड्रा, ऐसा नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? क्या चल रहा है? सैंड्रा, तुम अभी। मेरी बात बीच में काटते हुए वो मेरे ऊपर कूदी और उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपनी आंखें बंद करते चाकू उठाया और बेरहमी से मेरी तरफ वार करने लगी, लेकिन मैं हैरान था कि मैं बच गया। वो चाकू मेरे सर के बगल से निकलकर जमीन पर जा लगा और मेरे बाल भी बांके नहीं हुए। वो बार बार चाकू उठाकर वहां मारने लगी। अपने आखिरी कुछ वारों में उसने अपनी आंखें खोली और ये कोशिश करने लगी कि चाकू मुझे ही लगे, लेकिन मैंने उसका हाथ मोड़कर उसे रोक लिया और बहुत ज्यादा ताकत लगाने की वजह से उससे चाकू छोड़ना पड़ा। कुछ ही सेकंड्स बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ताकत से उसे पीछे नहीं हटाया था, बल्कि वो खुद किसी और दुनिया में थी। वो एक टुक होकर देख रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से हरकत में आ गई हो। हर एक सेकंड में उसकी आंखें जोन के अंदर और बाहर होती रही। जब वो नॉर्मल हुई तो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, और फिर मैकडॉनल्ड्स के अंदर भाग गई। बिना एक भी पल गवाए मैं उठा और उसके पीछे भागा। हे, तुम कैसे हो? सैंड्रा, तुम इस तरह अंदर नहीं आ सकती। जाओ जाकर शर्ट पहनो। तुमने अभी अभी क्या कहा? ओ नहीं, जरा संभल कर। इससे पहले कि मेरे साथ काम करने वाला लड़का ग्रेग कुछ कर पाता, सैंड्रा ऊपर चढ़ गई और उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने सैंड्रा को चकमा दे दिया और जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो उठ पाता, सैंड्रा ने हद से ज्यादा ताकत लगाते हुए कैश मशीन को उठाया और उस पर फेंकने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये देखने में बहुत ही डरावना था। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने किसी राक्षस का रूप ले लिया हो। मैं उसकी तरफ भागा और जैसे ही उसने रजिस्टर फेंका, उसे एक सेकंड पहले ही उससे धक्का देने में मैं सफल हो गया, जिस वजह से वो मशीन ग्रेग के पास जा गिरी और वो बच गया। ग्रेग को मारने में असफल होने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए सभी टेबल्स को तोड़ने लगी। रात के समय कुछ कस्टमर्स अभी भी थे। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे क्योंकि सैंड्रा टेबल चेयर इधर उधर फेंक रही थी। लोगों को नुकसान पहुंचाने का डर तो अब नहीं था क्योंकि सभी लोग भाग चुके थे, लेकिन हम अब अकेले ही वहां रह गए थे। सैंड्रा, शांत हो जाओ प्लीज, मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, शांत हो जाओ। उस सुई को छोड़ दो। सुई? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे सवाल के जवाब में मेरे साथ काम कर रहे लड़के ने सैंड्रा का हाथ देखा, और जबकि वो बहुत छोटा था लेकिन मैं उसके हाथ में सुई देख सकता था। वो नहीं। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। देखो, उसका चेहरा फिर बदल गया। हाथ में सुई लिए सैंड्रा मेरी तरफ भागते हुए आई, इस बार पहले से भी और ज्यादा निश्चय के साथ। उसने सिरिंज के साथ मुझ पर हमला किया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों की सुई का रुख बदलने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अरे यार, मेरी मदद करो। मुझे माफ करना, सुरक्षा कर्मी को इसमें मदद करनी चाहिए। मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। नहीं, मेरी मदद करो, डरपोक कहीं के। जब मेरा ध्यान भटका हुआ था तो उस औरत ने मेरे पेट पे जोर से लात मारी और मैं पीछे को गिर गया। वो एक बार फिर मेरे ऊपर झपट्टा मारने वाली थी और इस बार मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अजीब सी चीज हुई, जैसे कि किसी ने स्विच बदल दिया हो। सैंड्रा ने फैसला किया कि अब वो मुझ पर और हमला नहीं करेगी और इसकी बजाय वो आइसक्रीम मशीन की तरफ भागी और खुद उसे खाने लगी। क्या? आइसक्रीम? मैं उसके पीछे भागा और उसके हाथ से सिरिंज लेने में कामयाब हो गया। उसने मुझसे इसके लिए लड़ने की कोशिश तक नहीं की, वो बस आइसक्रीम के मजे लेती रही। कुछ सेकंड्स के बाद ग्रेग और सुरक्षा कर्मी आ गए और उन्होंने सैंड्रा को तब तक पकड़ कर रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। जल्द ही हमें पता चला कि सैंड्रा ने कोई ड्रग्स नहीं लिए थे, लेकिन उसने सबको ये जरूर बताया कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, और जब उसने सिक्योरिटी वीडियो देखी तो वो बहुत रोई। अब वो सड़कों पर काम नहीं करती और अपनी तबीयत सुधारने के लिए मदद भी ले रही है। जहां तक मेरे साथ काम करने वाले लड़के और सुरक्षा कर्मी की बात है, उन्हें इस हादसे के फौरन बाद निकाल दिया गया। कैमरा में ये साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे ग्रेग ने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया था और इन सब के बीच सुरक्षा कर्मी सो रहा था। जहां तक मेरी बात है, मैं आज भी मैकडॉनल्ड्स में काम करता हूं, लेकिन आज के बाद कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करूंगा।